स्वागत आहे तुमचं एस.पी.पी. इंजिनिअरिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या सब्जेक्ट कोणत्या एमपी क्वेश्चन्स आपण केले पाहिजे जे एक्झामसाठी जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सो एक्झामसाठी आम्ही असे एमपी क्वेश्चन्स तयार केलेले आहेत. ते खूप मोस्ट एमपी आहेत आणि असेच क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये येतात. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो चला मग स्टार्ट करूया आपण हा व्हिडिओ. सो बेसिकली मी आता ह्याच्या पुढे हिंदीमध्ये सांगेल कारण सर्वांना कळलं पाहिजे जे हिंदी व्ह्युअर्स आहेत त्यांना. सो स्टार्ट करते. सो बेसिकली हमारा यूनिट वन है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स एंड डीसी सर्किट्स। इसमें हमें थियरी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करने हैं। रेजिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेजिस्टेंस, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये बताना है। उसके बाद ड्रॉ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेजेस एंड डिफरेंट कंपोनेंट डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू डीसी सर्किट। मतलब डीसी सर्किट में एक्टिव एंड पैसिव सर्किट क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है, ये बताना है। उसके बाद अनलेटरल, यूनिलेटरल, बायलेटरल नेटवर्क, लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादा एग्जाम में आता ही आता है, उसमें डिफरेंट रेजिस्टर्स वाला एक आएगा ही फिक्स। और किरचॉफ्स लॉ जो हमें पूछेंगे ही एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स आने वाला है। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ विद एग्जांपल, इसको 100% करना है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विद एग्जांपल भी आईएमपी है। derive the equations to convert data convert connected these two network into equivalent star connected network. Derive the equation to convert star connected these two network into equivalent delta connected network. ये जो दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कोई भी एक आएगा इक्वेशन डिराइव करने को, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में, इन दोनों में से एक आएगा। मतलब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आएगा एक क्वेश्चन डिराइव इनका एक क्वेश्चन। तो डेल्टा टू स्टार पूछेंगे तो स्टार टू डेल्टा पर न्यूमेरिकल आएगा। मतलब एक न्यूमेरिकल आएगा और एक डेरिवेशन आएगा। अगर स्टार टू डेल्टा न्यूमेरिकल पूछा तो डेल्टा टू स्टार डेरिवेशन पूछेंगे। अगर डेल्टा टू स्टार न्यूमेरिकल पूछा तो स्टार टू डेल्टा डेरिवेशन पूछेंगे। स्टेट द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम कौन कौन से कर सकते हैं, तो फाइंड रेजिस्टेंस यूजिंग फार्मूला, रेजिस्टेंस निकालना है इस फार्मूले से। टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर यूजिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार डेल्टा कन्वर्जन टेक्निक। टू फाइंड करंट्स यूजिंग किरचॉफ्स लूप करंट एनालिसिस मेथड। टू फाइंड करंट थ्रू एनी रेजिस्टर्स यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये हमारे हो गए यूनिट वन एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स एंड डीसी सर्किट्स के एमपी क्वेश्चन, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इतने करेंगे तो बहुत इनफ हो जाएगा यूनिट वन के लिए। उसके बाद आते हैं यूनिट टू पे। यूनिट टू है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो यूनिट है ना, उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है पहले समझते हैं यूनिट टू में। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस। म्हणजे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सो हमें जो पहला क्वेश्चन है, विद रिफरेंस टू मैग्नेटिक सर्किट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, परमेबिलिटी है, परमेनियंस है, इन सभी के डेफिनेशन, जितने भी ये सारे टर्म्स हैं इसके डेफिनेशन 100% करने हैं। बहुत ज्यादा एमपी, मोस्ट एमपी फिक्स आने वाला है एग्जाम में। और उसके यूनिट्स भी अच्छी तरीके से करने की, यूनिट्स को भी मार्क होते हैं। अगर आपने यूनिट्स अच्छी तरीके से लिखे तो यूनिट्स को भी मार्क होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होता है, अभी मैंने बताया मैग्नेटिक सर्किट मतलब एक ऐसा फील्ड होता है, उस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस पे सारा करंट पास होता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, फ्लक्स के लिए हमें मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। सिंपल मैग्नेटिक सर्किट विदाउट एयर गैप वाला। Draw magnetic circuit with an air gap mentioning all parameters on it. Show its analog electrical circuit. How the flux in this magnetic circuit can be calculated. हाँ। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 तो फिक्स आता है एग्जाम में। मतलब हमने जितने एनालिसिस किए पेपर, जितने हुए अब आज तक पेपर, उनमें से जितने हमने एनालिसिस किए हैं पेपर, जितने पेपर एनालिसिस किए हैं हमने, जो फिक्स क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब आज तक जितने बीडब्ल्यू की 2090 पैटर्न 2024 पैटर्न्स के एग्जाम हुए उसमें फैराडेज के लॉ पूछे ही है। फैराडेज के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पूछे ही, इसलिए उनको अच्छी तरीके से करना है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का डिफरेंस अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ विद नीड
diagram and derive an explanation for dynamically induced EMF. Derive the expression for self-induced EMF in terms of self-inductance. Define self-inductance and state the factors affecting value of self-inductance. Self-inductance के expression derive करना है और कौन से फैक्टर सेल्फ इंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं वो भी बताना है. Derive the expression for mutual induced EMF in terms of mutual inductance. Define mutual inductance and state the factors affecting the value of mutual inductance. उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एक्सप्रेशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए डेरिवेशन डिराइव करना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेकिन मैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 19 नंबर का, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बार बार पूछते हैं. सो जो हमारा यूनिट 2 है उसमें यूनिट 2 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें वो सारे डिफिनेशन हमें अच्छी तरीके से करना है. मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, रिलेक्टेंस, परमिलेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन. और तीसरा हमें फैराडेज के लॉ अच्छी तरीके से करना है, 3 वाला. तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है. उसके बाद कोई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का डेरिवेशन और कौन से फैक्टर है जो सेल्फ इंडक्टेंस को ज्यादा अफेक्ट करते हैं. ये चौथा एमपी क्वेश्चन, मोस्ट एमपी क्वेश्चन. और पांचवा एमपी क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड. सो हमें न्यूमेरिकल कौन कौन से इसके ऊपर, लाइक टू कैलकुलेट पैरामीटर्स लाइक एमएफ, magnetic field strength, reluctance, flux density in magnetic circuit without air gap, with air gap. First वाला numericals. उसके बाद to calculate self inductance, self induced EMF, energy store. To calculate self inductance L1 L2, mutual inductance, coefficient of coupling, mutually induced EMF. हाँ. उसके बाद ये तो हो गया यूनिट 2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का. उसके बाद आता है यूनिट 3 एसी फंडामेंटल्स. सो एसी फंडामेंटल्स के ऊपर हमें जो यूनिट 3 है ना उसमें हमें फर्स्ट एसी एसी फंडामेंटल्स, एसी सर्किट के रिलेटेड जो टर्म्स है ना उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से करने हैं. लाइक इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इन सारे के डेफिनेशन अच्छी तरीके से करने हैं. आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन करना है, आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करना है और उसके लिए डेरिवेशन. आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो हम फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कैसा है उसका डेरिवेशन हमें अच्छे तरीके से करना है. एवरेज वैल्यू पर एवरेज वैल्यू का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करना है. थर्ड थर्ड क्वेश्चन हमारा. और एवरेज वैल्यू जो हम फॉर्मूला लेते हैं एग्जांपल सोल्व करने में, जो फॉर्मूला लेते हैं एवरेज वैल्यू का, उस एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला जो लेते हैं हम एग्जांपल सोल्व करने के वक्त, उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है. ये 3 क्वेश्चन, मतलब सारे डिफिनेशन वो तो करना है, लेकिन आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू को जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एग्जांपल में, न्यूमेरिकल में, वो फॉर्मूले जो हम उसका डेरिवेशन करना है. वो फॉर्मूला कैसे आए उस हमें वो सोल्व फॉर्मूला कैसे आए वो बताना है, उसके लिए डेरिवेशन करना है. हाँ. उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन फेज लैगिंग एंड लीडिंग कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव क्वांटिटीज. मतलब इन फेज लैगिंग एंड लीडिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है. मतलब हमने देखा होगा कि 90 डिग्री बाय लैगिंग चल रहा है हमारा, लीडिंग चल रहा है 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा है, वो अच्छे तरीके से करना है. उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. ड्रॉ वोल्टेज, करंट एंड पावर वेवफॉर्म. मतलब इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए उसका डेरिवेशन अच्छे तरीके से करना है. मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब उसमें सिर्फ हमने रेजिस्टिव यूज किया है, उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है और उसके साथ ड्रॉ वोल्टेज, करंट एंड पावर वेवफॉर्म निकालना है. उसके बाद derive the expression for instantaneous and average power in case of purely inductive circuit. मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट जिसमें इंडक्टेंस यूज होता है, मतलब जिसमें इंडक्टेंस यूज होता है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस यूज होता है, उसमें उसमें हमें प्रूव दैट पावर कंज्यूम्ड बाय प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो, ये भी आएगा. और उसके वोल्टेज, करंट एंड पावर वेवफॉर्म भी निकालने को आएगा. उसके बाद derive the expression for instantaneous and average power in case of purely capacitive circuit. कैपेसिटेंस यूज होता है, उसके उसके में प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंज्यूम होती है जीरो, उसका डेरिवेशन हमें अच्छी तरीके से करना है. मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस यूज होता है उसके लिए हमें वेवफॉर्म तो निकालना है, लेकिन पावर कंज्यूम जो होती है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स में वो जीरो होती है, उसका डेरिवेशन हमें अच्छी तरीके से करना है. उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ वोल्टेज, करंट एंड पावर वेवफॉर्म्स फॉर प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स. म्हणजे वोल्टेज, करंट्स एंड पावर वेवफॉर्म्स निकालने हैं प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के लिए.
ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट वोल्टेज एंड करंट एक्सप्रेशन फॉर प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स, आल्सो ड्रॉ देयर फेजर डायग्राम्स। मतलब जो हमारे तीन जो सर्किट होते हैं, लाइक प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, इन सारे के वोल्टेज एंड करंट एक्सप्रेशन हमको लिखने हैं, और उसके सारे तीनों के तीनों इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, इसके सारे फेजर डायग्राम्स हमें अच्छे तरीके से निकालने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स। अब हमने इधर एग्जांपल नहीं लिए है कि न्यूमेरिकल्स आप एग्जांपल के साथ इधर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के वैल्यूज फिक्स नहीं रहते, वैल्यूज बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल निकाले हैं जो एग्जाम में फिक्स पूछे जाते हैं, वैसे ही टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करनी है। तो हमने इधर सिर्फ एग्जांपल लिए हैं किस टाइप के आने वाले, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिए। सो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, इसके ऊपर एग्जांपल फिक्स आने वाला है। कोई भी बुक से एग्जांपल उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंस्टेंट एट डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूजिंग पोलर एंड रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। उसके बाद टू कैलकुलेट मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू एट वोल्टेज एंड करंट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट। मतलब जो हमारे प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट होता है, उसमें हमें आरएमएस वैल्यू, वोल्ट, आरएमएस वैल्यू एंड पावर को कैलकुलेट करना है। तीन में से कोई भी पूछ सकते हैं सर्किट वाला। हाँ। उसके बाद टू कैलकुलेट सर्किट एलिमेंट लाइक आर, एल एंड सी व्हेन वोल्टेज एंड करंट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हाँ। सो रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म वाला फिक्स न्यूमेरिकल्स आने वाला है, मतलब रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन के ऊपर फिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाला है। ये तो हो गया हमारा यूनिट 3 एसी फंडामेंटल्स 3 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। तो यूनिट 4 है हमारा एसी सर्किट्स। इसके ऊपर इस यूनिट 4 एसी सर्किट्स में पार्ट 1 है सिंगल फेज एसी सर्किट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक थ्योरी में आते हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर आरएल सीरीज सर्किट्स। सो आरएल सीरीज सर्किट्स में जिसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। मतलब जो हम फॉर्मूले निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, एवरेज पावर का, उस फॉर्मूले जो आया है उसको डेरिवेशन करके डेरिवेशन करना है। आरएल सीरीज सर्किट में एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो हम निकाला है उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, पावर के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट के लिए वो निकालना है। उसके बाद आता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर फॉर आरसी सीरीज सर्किट्स। मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव सीरीज सर्किट्स में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड एवरेज पावर निकालनी है। मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी सीरीज सर्किट के लिए इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर हमें निकालनी है। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड पावर, एवरेज पावर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटीज का जो कॉम्बिनेशन सर्किट होता है उसको वो निकालना है। उसके बाद वो वेव फॉर्म्स निकालने हैं करंट, वोल्टेज एंड पावर्स के। ड्रॉ इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएलसी सर्किट्स। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालना है पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए। पावर फैक्टर, डिफाइन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कौन क्या होता है, पावर फैक्टर की डेफिनेशन लिखनी है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट पावर फैक्टर नेचर फॉर रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। उसके बाद डिफाइन, फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपेरेंट पावर, स्टेट देयर एक्सप्रेशंस एंड मेंशन देयर यूनिट्स। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपेरेंट पावर निकालना और उसके एक्सप्रेशन डिराइव करना है, मेंशन देयर यूनिट्स। हाँ। उसके बाद आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन आता है ड्रॉ पावर ट्रायंगल फॉर आरएल एंड आरसी सीरीज सर्किट्स, राइट द रिलेशन बिटवीन पावर्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ड्रॉ फेजर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस। लाइक आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजिस्टर, इंडक्शन एंड कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट्स की जो कॉम्बिनेशन है सर्किट वाला, इंडक्टिव, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, XL is greater than XC, XL is less than XC, XC is equal to XC, इसके फेजर डायग्राम निकालने। स्टेट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी उस
जहाँ रेजोनेंस ऑकर होता है। सो उसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। State the effect of series resonance on current, impedance and power factor, show variation of XL, XC, ZNI and PF against frequency. न्यूमेरिकल्स तो पता ही है हमें कि न्यूमेरिकल्स किस पे आने वाला है, मतलब आर एल आर सी यानी आर एल सी सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल आएगी। मतलब हमारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट्स एंड इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव एंड रेजिस्टेंस सर्किट्स, म्हणजे आर एल आर सी आणि आर एल सी ये तीनों जो कंबाइंड सर्किट्स है हमारे, मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन आर एल, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन आर सी एंड रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन आर एल सी। इन तीनों जो सर्किट्स होते हैं उसके हमें न्यूमेरिकल पूछेंगे, लाइक इम्पीडेंस कैलकुलेट करना, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, वोल्टेज ड्रॉप, इस सारे तीनों सर्किट के लिए निकालने के लिए पूछेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूमेरिकल का कोई भी एक आप एग्जांपल बुक में उठाओ और इस फर्स्ट वाले सारे कंपोनेंट सारे पॉइंट्स निकाल दो एक एग्जांपल लेके। उसके बाद टू कैलकुलेट सर्किट एलिमेंट्स व्हेन वोल्टेज एंड करंट इन आरएल आरसी एंड आरएसी सीरीज सर्किट इज अवेलेबल। उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर। आरएलसी सर्किट के लिए हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर एक्सेट्रा। हाँ, ये तो हो गया यूनिट 4 हमारा जो कि ऐसे सर्किट है उसके कुछ एमपी क्वेश्चन। इतने किए तो बहुत इनफ हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है और न्यूमेरिकल्स इन जो हमने बताया इस पे एक न्यूमेरिकल बुक से उठाना है वैल्यूज के साथ और सोल्व करना है। बहुत इनफ हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए। उतने या एमपी क्वेश्चन किए तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनिट 5 हमारा। सो यूनिट 5 में क्या है हमारा, यूनिट नहीं, यूनिट 5 अभी तो नहीं, यूनिट पार्ट बी बचा है अभी, थ्री फेज एसी सर्किट्स। इसमें थ्री क्वेश्चन कौन कौन थे हमें, राइट द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम और ओवर सिंगल फेज सिस्टम है। थ्री फेज सिस्टम के कौन से एडवांटेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ओवर एडवांटेजेस एज ओवर दी सिंगल फेज सिस्टम, ये बताना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, फेज सीक्वेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है, बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है। Derive the relations between the line values, phase values for three-phase balanced star connected array load. Derive the relation between line values and phase values for the three-phase balanced delta connected array load. Explain how single-phase supply can be given to single-phase appliances when a three-phase supply is available with the help of suitable diagram. Numericals from part B. Part B के ऊपर numericals आएंगे, like to calculate phase voltage, phase current, line current, active and reactive apparent power in case of star and delta connected. मतलब स्टार और डेल्टा कनेक्ट के लिए ऊपर फेज वोल्टेज निकालना, फेज करंट निकालना, लाइन करंट निकालना, ये सबको पता है। एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट पावर निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ सर्किट लिमिट्स लाइक आर एल एंड सी में वोल्टेज एंड करंट इज अवेलेबल इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। उसके बाद यूनिट 5 हमारा लास्ट यूनिट है, उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए पहले तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग बताने है हमें। ट्रांसफार्मर का हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग बताने है। फिक्स आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा सेकंड वाला आईएमपी क्वेश्चन है ना, डेरिव एन ईएमएफ इक्वेशन फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फिक्स आएगा, क्योंकि मैंने आज तक जितने पेपर एनालिसिस किए हमने और उसमें ईएमएफ इक्वेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आता ही है। 2090 पैटर्न के जितने एग्जांपल हुए थे आप उठा के देख लो पेपर 2090 पैटर्न के, उसमें भी डेरिव एन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक क्वेश्चन आया ही था। इसलिए बोलता हूँ अभी कि ईएमएफ इक्वेशन फॉर डेरिव फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपको करके ही जाना है। इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद कंपेयर कोल्ड टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम केवीए रेटिंग, ये भी अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद explain different types of losses taking place in transformer, in which part to these losses take place, how these losses can be minimized. Numericals to calculate primary and secondary parameters using transformation ratio and EMF equation, to calculate efficiency of transformer at different loading and different power factor. उसके बाद पार्ट बी इलेक्ट्रिकल मोटर्स। सो इलेक्ट्रिकल मोटर से कुछ थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ डीसी मोटर, स्टेट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, explain the working principle of DC motor, draw circuit diagram of DC shunt motor, write voltage equation, draw torque armature current, speed armature current and speed torque characteristics, draw circuit diagram of DC series motor। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो थ्योरी इलेक्ट्रिकल मोटर्स का दूसरा पार्ट है ना, पार्ट भी, उसमें डीसी मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। फिक्स डीसी शंट मोटर उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फिक्स क्वेश्चन है, आएगा। डीसी सीरीज मोटर आईएमपी क्वेश्चन से उसमें उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आएगा फिक्स। और उसके
टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड आर्मेचर करंट एंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टेट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वाला एक्सप्लेन वर्किंग प्रोसेस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब मैंने आज तक जितने 5-6 क्वेश्चन बताए अब तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको करके ही जाना है। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फिक्स आने ही वाला है, वो एक अच्छी तरीके से करना है। स्टेट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्क्रूलर केज एंड स्लिप लिंक 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी अच्छी तरीके से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट सीरीज एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी तरीके से करना है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, हाउ दिस मोटर कैन बी स्टार्टेड, ये भी अच्छी तरीके से करना है, ये भी आएगा ही आएगा। तो इतने अच्छी तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला स्टेट एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिव स्पेस पेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर स्टार्ट्स कैपेसिटर इन रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गए हमारे यूनिट 5 के इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक मशीन्स के कुछ आईएमपी एंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतने सारे हमें हमने एमपी क्वेश्चंस बताए। अगर आपको ये एमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, उस पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक दी है, उसमें सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ऑल क्वेश्चंस, नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस, सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिए है, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ जाके देख लीजिए। अगर आपको ही व्हिडिओ अच्छी लगी तर व्हिडिओ को लाईक करा, सो थँक यू। आणि अजून एक आता मी मराठी सांगतो की हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि तुम्हाला सर्व नोट्स, आयएमपी क्वेश्चन अँड सर्व गोष्टी मटेरियल पाहिजे असेल तर खाली कमेंटमध्ये पण नंबर दिलाय, त्याला व्हॉट्सअप करा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर प्लस आपले व्हॉट्सअप ग्रुप आणि टेलिग्राम ग्रुपची लिंक दिलेली, ते जॉईन करा, तिथून तुम्हाला सगळे आयएमपी क्वेश्चन्स, नोट्स ऑल सब्जेक्टची मिळून जातील. सो थँक यू वन्स अगेन. भेटूया परत अजून एका व्हिडिओमध्ये.